जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद सभी को। कैसे हैं? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बताओ जल्दी से, फास्ट। चलो मेरे भाई। चलो चलो भाई, चलो ठीक। देखो, हेल्थ ऐसी है कि 42 पेज की रिपोर्ट आई है। हेल्थ ऐसी है, देख लो, 42 पेज की रिपोर्ट आई है। ऐसा लग रहा है जैसे नोट्स बनाए हों किसी ने। नोट्स नहीं है, जांचें हैं सारी की सारी। देख रहे हो? और ये 44 पेज है शायद, है 44। 44 तो लग रहा है फिजिक्स के नोट्स हों, जैसे मिक्स क्वेश्चन दिए हों। ठीक है। बारिश पड़ रही थी कल, बहुत भयंकर है यार। मतलब एक्चुअली बारिश तो परसों भी थी, लगातार 2 दिन से बारिश पड़ रही थी भयंकर वाली पटना में, और इसलिए कल क्लास नहीं हुई। नहीं, मैं रिकॉर्डेड नहीं दे रहा संतोष को, सब लाइव कराऊंगा बड़े बड़े सेशन करके। कोई बात नहीं। और पता है कल इसलिए क्लास नहीं ले पाया मैं, बारिश पड़ रही थी भाई भयंकर लेवल वाली। मतलब पॉसिबल ही नहीं था, मतलब क्लास हो पाएगी, पहुंच पाऊंगा मैं। भयंकर वाली बारिश थी, इसलिए फिर अपडेट करवा दिया था मैं। और इसलिए लेट भी अपडेट कराया था, मुझे लग रहा था कि हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, बट हुआ नहीं। ऑल आर पॉजिटिव, समथिंग इज नेगेटिव बट समथिंग आर पॉजिटिव। चलो यार, कोई बात नहीं, सब होता रहता है जीवन में। परेशानियां आती रहती हैं, है ना। और हमें बस उनसे भागना नहीं है भाई। और अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखा करो, बहुत ज़रूरी होती है। हेल्थ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये बात मैं समझा रहा हूँ, बट ज़रूरी है ये ध्यान रखना। चलें स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लियर। चलो फिर सरफेस टेंशन स्टार्ट करने वाले हैं, प्रश्न तनाव, और खत्म भी करेंगे आज। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं ना। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि कहते हैं कि बुजुर्गों का मानना है कि बुजुर्ग लोगों का मानना है कि अगर लोग और जूते आपको तकलीफ दें, तो समझ जाइए कि वो आपके साइज के नहीं है, फेंक दीजिए उन्हें। ध्यान रखना। हाँ, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर जूते और लोग, हाँ हाँ, वही वही बोला मैं। और ये सच बात है। नहीं संतोष, ये अभी हुआ है। नजर वजर कुछ नहीं होती मेरे भाई। नजर कुछ नहीं होती, साइंस के स्टूडेंट हो आप लोग, कुछ नहीं होता ये सब। क्यों मेरे भाई। चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन को, है ना। हाँ बेटा, लंबा क्लास लूंगा। लंबा का मतलब है कि बेटे मैं खत्म करूंगा ये, है ना। मतलब सरफेस टेंशन में खत्म करूंगा, खत्म करूंगा, है ना। खत्म करूंगा, है ना। चलो बेटा, हेडिंग लगाइए, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ठीक है। पृष्ठ तनाव ये चैप्टर है, और इसमें मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करता हूं।
ध्यान से बेटा मेरी सारी बातों को आप समझना, ध्यान से। प्रश्न बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। नो डाउट यहां से क्वेश्चंस पहले एयरफोर्स नेवी आईसीजी एग्जाम ने क्वेश्चंस को पूछा है। सरफेस टेंशन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, मैं सारा का सारा आपको आज मैं खत्म कराने वाला हूं। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ये फ्लूइड का पार्ट है बेटा, प्रदमन फ्लूइड का ही पार्ट है। ये मैं आज पूरा का पूरा आपको खत्म कराने वाला हूं, सरफेस टेंशन। ध्यान से एक एक चीज को समझते जाना, चीजों को मैं थोड़ा तेज नहीं बोल पाऊंगा, है ना, तो सुनते जाना। आई थिंक ये जो साउंड में बोल रहा हूं आपके लिए सफिशियंट है। चलो बेटा, चलो देखना ध्यान से। ये कंटेनर है, मान लो एक बाल्टी है आपके घर में, ठीक है। और बेटा मान लो उसमें मैंने पानी भर दिया, ये बाल्टी में क्या भर दिया है? पानी। ध्यान से देखते जाना। ये है, यहां तक भरी हुई है बाल्टी आपकी पानी से, ठीक है। चलो, चलो मेरे भाई, अब समझेंगे आप। अगर आप इस पानी को ध्यान से देखें कि जो इसकी पानी की बेटा जो अपर लेयर है, ये वाली, ये पानी की जो अपर लेयर है, दिस इज ऊपरी परत, अपर लेयर। अपर लेयर का मतलब बेटा क्या है? ऊपरी परत। एक बात ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, जो ऊपरी लेयर है, देखो ये रहा पानी की बूंद, मैं थोड़ा अलग अलग बना देता हूं, आप समझ पाएंगे। ये रही पानी की बूंद, ठीक, अपर लेयर। अब जानते हैं आपस में पार्टिकल एक फोर्स से जुड़े रहते हैं, और उस फोर्स को कहते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतः आणविक बल। ये फोर्स अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। उदाहरण के तौर पर आप ये देख रहे हैं, ये पेन है मेरे पास, ये प्लास्टिक की पेन है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में एक फोर्स से बंधे हुए हैं। ठीक वैसे ही पानी पानी के मॉलिक्यूल में भी बेटा आपस में एक फोर्स लगता है, जो आपस में पकड़े हुए हैं बेटा। क्या करे हुए हैं? पकड़े हुए हैं। किस फोर्स से बेटा? इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतः आणविक बल। अब आप देखिए होता क्या है, जे पानी के देखो ये वाले और जितने भी नीचे के मॉलिक्यूल हैं, जितने भी ये 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 जितने भी नीचे के मॉलिक्यूल हैं, जितने भी ये 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 जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जितने भी मॉलिक्यूल हैं, ये क्या करते हैं बेटा? इनका काम है इस ऊपर वाले मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ खींचना फोर्स से। भाई फोर्स लग रहा है ना, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, तो ये वाला मॉलिक्यूल इसको खींचेगा, ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला पार्टिकल इसको, ऐसे करके नीचे खींचता है एफ फोर्स से। लेकिन ऊपर तो कोई पार्टिकल नहीं है ना, तो ऊपर की तरफ खींचने वाला तो कोई फोर्स नहीं है। बोलो हाँ के ना? इसका मतलब क्या है कि इस पर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। क्या लग रहा है इस पर फोर्स? नीचे की तरफ। इस पर फोर्स क्या लग रहा है? नीचे की तरफ। तो इसलिए बेटा कहानी पता है कैसी बन जाती है? ध्यान से देखना। इसलिए कहानी कुछ मेरे दोस्त ऐसी बनती है, देखते जाना ध्यान से। ये थी हमारी अपर लेयर। देखते जाना एक चीज को, ये थे वाटर के मॉलिक्यूल्स। इसलिए क्या है ना कि पानी के मॉलिक्यूल्स इसको उतनी ही फोर्स से खींचते हैं, तो पता क्या होता है? होता क्या है ना, इसलिए जो लेयर है ना, ऊपर वाली लेयर ऐसे करके आ जाती है।
ऐसे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स ऊपर वाली सरफेस को खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। बोलो हाँ के ना। तो जिस फोर्स से खींच रहे हैं बेटा, जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को इंटर एटॉमिक फोर्स, अंतर आणविक बल कहा जाता है। राइट, अब समझते जाना चीजों को बड़े प्यार से, बड़े ढंग से, अच्छे तरीके से। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो अपर लेयर है, इस पर जो एफ एक्सटर्नल है, यानी बाहर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है, वो जीरो नहीं होगा। क्या जीरो होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो जीरो तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे इस, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे इस मॉलिक्यूल की बात करूं, देखो रेड कलर का देता हूं, ये मॉलिक्यूल है। अब आप ध्यान से देखेंगे, इस मॉलिक्यूल पर ऊपर वाला भी फोर्स लगाएगा, इधर वाला भी इसको खींचेगा, इधर वाला भी इसको खींचेगा, इधर वाला भी इसको खींचेगा। यानी इस मॉलिक्यूल पर लगने वाला जो फोर्स है, इसके अंदर इंटरनल, अंदर का, अंदर वाला जो बल है, इंटरनल अंदर वाला, ये फोर्स जीरो होगा, क्योंकि इसको चारों तरफ खींचा जाएगा, चारों तरफ। तो कुल फोर्स कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो बेटा अंदर की तरफ फोर्स क्या रहता है? जीरो। देखते जाओ, अंदर फोर्स क्या रहता है? जीरो। और ऊपर एक ही डायरेक्शन में खींचता है, इसलिए एफ एक्सटर्नल, बाहर की तरफ लगने वाला बल, जीरो नहीं होता। अंदर की तरफ चारों डायरेक्शन में खींचा जाता है, मॉलिक्यूल के द्वारा फोर्स लगाई जाती है, इसलिए इंटरनल जीरो होता है। अब देखो प्यारे बच्चों, हुआ क्या, कहानी क्या बनी। जब ऊपर की तरफ, ऊपर वाली लेयर पर, अपर लेयर पर एफ एक्सटर्नल जीरो है, इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि जो सरफेस एनर्जी है वो ज्यादा है। सरफेस एनर्जी है बेटा, वो क्या है? सरफेस एनर्जी ज्यादा है। अगर सरफेस एनर्जी ज्यादा होगी तो उसे कहा जाता है अनस्टेबल। बोलो हाँ के ना। तो अगर एफ एक्सटर्नल जीरो नहीं है, इसका मतलब जानते हो क्या है? कि अपर लेयर की जो सरफेस एनर्जी है, यानी पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी यानी पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा वो ज्यादा है। अगर एफ नेट अगर जीरो नहीं है तो सरफेस एनर्जी ज्यादा है। और सरफेस एनर्जी, पृष्ठ ऊर्जा ज्यादा होने का मतलब जानते हैं कि वो अनस्टेबल है, अस्थिर है, अस्थिर। अगर अनस्टेबल है तो उसको क्या होना पड़ेगा? स्टेबल। हर आदमी यही कोशिश करता है कि मुझे अनस्टेबल से स्टेबल होना है। मैं आज अनस्टेबल हूं, मेरी जॉब नहीं लगी है, मुझे जॉब लगानी है, मैं स्टेबल होना चाहता हूं, फिर शादी होगी, अच्छी सी लड़की मिलेगी, अच्छे से लाइफ गुजरेगी, यही होता है। तो आदमी अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहता है। तो अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? सरफेस एनर्जी कम करी जाती है। तो बेटा इन अनस्टेबल से स्टेबल हुआ जाता है, अनस्टेबल से स्टेबल हुए। और स्टेबल होने के लिए सरफेस एनर्जी कम करनी पड़ती है। अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए जो सरफेस एनर्जी है, पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस यानी पृष्ठ एनर्जी, वो कम हो जाती है। सरफेस एनर्जी कम होती है। अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए सरफेस एनर्जी कम चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि पानी की जो बूंद होती हैं, पानी की बूंद, आपने देखा होगा पानी की बूंद कैसी होती है? क्या ऐसी होती है पानी की बूंद? ट्रायंगल। क्या पानी की बूंद ऐसी होती है? क्या पानी की बूंद ऐसी होती है? पानी की बूंद ऐसी होती है, सर्कल। ना तो ये सवाल है एयरफोर्स का जो बता रहा हूं, ना तो पानी की बूंद ऐसी होती है, ना ही ऐसी होती है, ना ही ऐसी होती है, ऐसी होती है। क्यों? क्यों गोल क्यों होती है पानी की बूंद? क्योंकि हर आदमी, हर बूंद, हर पदार्थ यही कोशिश करता है कि वो स्टेबल हो जाए। और तो स्टेबल होने के लिए अपनी सरफेस एनर्जी कम करनी पड़ेगी। सरफेस एनर्जी कम का मतलब जानते हैं? सरफेस एरिया कम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी सरफेस एनर्जी ज्यादा, और जितना कम सरफेस एरिया उतनी जितना कम सरफेस एरिया उतनी सरफेस एनर्जी कम। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप तीनों में ध्यान से देखेंगे, इस सर्कल का जो सरफेस एरिया होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल, वो कम होता है।
पृष्ठ क्षेत्रफल कम होता है, इसलिए। मेरी बात को आप समझ पाए? और इसे ही कहते हैं बेटा सरफेस टेंशन। जो सरफेस एनर्जी कम हुई है ना, इसी को फिजिक्स की भाषा में पता है क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। दोबारा से रिपीट करूंगा, बस बातों को समझते जाना, कोई दिक्कत। और इसको दर्शाते हैं टी से। क्या कोई प्रॉब्लम देख रहे हो? टेक्निकल एक एक चीज शायद आपको समझ में आनी चाहिए। सरफेस टेंशन का काम होता है एरिया को कम करना। अब समझ में आया, सरफेस टेंशन का काम है एरिया। सरफेस एनर्जी कम का मतलब समझ रहे हो? सरफेस एरिया कम है। सर्कल संतोष, सर्कल सर्कल। गोलाकार होती है बूंद। पानी की बूंदों का आकार गोलाकार होता है क्योंकि सरफेस टेंशन कम हो चाहिए। इसलिए सरफेस एरिया सबसे कम किसका होता है? सर्कल का। बाकी सबका ज्यादा होता है। बोलो हाँ के ना। बोलो हाँ के ना। पानी की बूंद गोल क्यों होती है? पानी की बूंद गोल क्यों होती है? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है क्योंकि सरफेस टेंशन का लॉजिक है पृष्ठ तनाव का। सरफेस टेंशन ये कहता है कि सरफेस टेंशन का मतलब है कि सरफेस एरिया कम, वही सरफेस टेंशन है। मतलब ये हुआ, अगर आप कोई भी आकृति, कोई भी फिगर बना लीजिए, कोई भी शेप ले लीजिए, सर्कल का सबसे कम सरफेस एरिया होगा, और जिसका सबसे कम सरफेस एरिया होगा उसकी सरफेस टेंशन सबसे अच्छी होगी। बोलो हाँ के ना। क्लियर और नॉट? आगे बढ़े अब सरफेस एनर्जी और सरफेस एरिया में एक फॉर्मूला बता रहा हूं, और वो आपको समझ में आएगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट। देखो बेटा, फॉर्मूला होता है डेल्टा यू बराबर टी इंटू डेल्टा ए। सर ये टी, ये सब क्या है बेटा? डेल्टा यू है सरफेस एनर्जी में चेंज, चेंज इन सरफेस एनर्जी, पृष्ठ ऊर्जा में चेंज। डेल्टा ये क्या है? सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन। टी क्या है? पृष्ठ ये है, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा यू बराबर टी इंटू डेल्टा ए। ठीक है, क्लियर? बोलो हाँ के ना। अब इसी को बेटा हम ऐसे बोल देते हैं कि वर्क बराबर किसके बराबर होता है? वर्क डन। डब्लू बराबर डेल्टा यू बराबर टी इंटू डेल्टा ए। डब्लू क्या बेटा? कार्य, वर्क डन, किया गया कार्य। ये आपका फॉर्मूला आ जाता है, और यहां से ही न्यूमेरिकल बनते हैं, ध्यान रखना। इस पर क्या बनते हैं? न्यूमेरिकल। अभी कराऊंगा आपको, अभी अभी थोड़ी देर में। ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। संतोष मैं लाइव ही दूंगा, टेंशन मत लो। बड़ी बड़ी सेशंस लूंगा, दुखी मत हुआ करो। हाँ, समय थोड़ा सा इस बार, मतलब नो डाउट मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया आप लोगों के लिए प्रैक्टिस में, है ना? मैं समझ सकता हूँ इस बात को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समय निकल चुका है। दुगनी रफ्तार से करूंगा, क्योंकि मैं जो कमिटमेंट देता हूँ, ऐसा नहीं कि वो कभी ना हुआ हो, चाहे मेरी कंडीशन फिर कैसी भी क्यों ना हो। मैं देख रहा था कि चीज़ें सही हो जाए तो ठीक है, बाकी के उसके लिए परेशान मत हो मेरे भाई। जब बोला हूँ तो कराऊंगा। पढ़ा रहा हूँ प्यार से, पहले चीज़ों को समझता जा। बताओ।
एक सवाल है, पता है क्या? एयरफोर्स का पूछा गया सवाल, क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, PYQ। बोलता है सवाल, एयरफोर्स ने पूछा है, नेवी ने पूछा है, एनडी ने पूछा है, आईसीजी ने पूछा है, सीडीएस ने पूछा है, बीएसएफआरओ ने पूछा है। बड़ा कॉमन सवाल है। सवाल बड़ा आसान है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तापमान बढ़ा जाए, तो बताइए सरफेस टेंशन घटेगा कि बढ़ेगा कि नियत रहेगा? कुछ नहीं, ये ऑप्शन थे। सवाल है कि इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, यदि अगर तापमान बढ़ाया जाए, देन पृष्ठ तनाव, ऑप्शन ए बढ़ेगा, घटेगा, रिमेन सेम, समान रहेगा, रिमेन सेम। इनमें से कोई नहीं। ये है, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो पृष्ठ तनाव। आप जानते हैं सवाल बड़ा फेमस है, कई बार पूछा गया, तो इसका मतलब क्या पता है? आंसर क्या हो? घटेगा। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है पता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब मैं आपको बहुत तगड़ा उदाहरण दे रहा हूं, अब आप फील कर पाएंगे लॉजिक को। अ, जलेबी देखी आपने? जलेबी बनती है गांव में, और जब जलेबी बनती है तो चाशनी में डाला जाता है उसको मीठा करने के लिए। जब चाशनी को गर्म किया जाता है तो आप देखते हैं पूरा फैल जाती है बढ़िया तरीके से। जैसे चाशनी को आप ठंडा करते हैं, मतलब आग बंद कर देते हैं, आपने जलेबी बंद हो गई, तो वो जब ठंडा किया जाता है उसको, तो आप क्या देखते हैं? खिंचाव आता है उसमें, खिंचाव है ना। और खिंचाव आता है तो कहानी ये बनती है, यानी वहां का जो सरफेस टेंशन है बढ़ रहा है, ज्यादा है। नहीं, जैसे आप, क्योंकि इसका एरिया क्या हो गया? कम हो गया ना। हीट कर दो, अब एरिया बढ़ जाएगा, और जैसे एरिया बढ़ा, सरफेस एनर्जी बढ़ी, और सरफेस एनर्जी बढ़ी तो वो क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया, और सरफेस टेंशन कम हो गया। बोलो हाँ के ना। क्या कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया? एवरीथिंग इज बेटा कंसेप्ट। बताओ। बोलो हाँ के ना। बताओ बेटा, क्या कंसेप्ट के साथ इसकी बारीकी आपको समझ में आ गई? सवाल से आगे बढ़े फिर। आपको हमेशा बेहतरीन लेवल का एक कंटेंट दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चाएं करते हैं बेटा। इस पर और कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं? सरफेस टेंशन पर, सरफेस एनर्जी पर, जो आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिखा है, इस पर किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, या पहले बने हैं, या बुक्स में दे रखे होते हैं, वो उस पर थोड़ी सी चर्चाएं कर दूं। सवाल का अभी बेटा मैं सरफेस टेंशन को उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं ना, ज्यादा भी नहीं पढ़ा रहा, उतना पढ़ा रहा हूं जितना एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा, और सब कुछ भी पढ़ा रहा हूं। समझना है, समझ में नहीं आएगी बात। उस हिसाब से मैंने इसको बनाया है ना, उस हिसाब से नोट्स को डिजाइन किया है सरफेस टेंशन को आपके लिए, कि कम टाइम में पूरा कैसे कर लोगे, देखना जादू। अरे अरे तो बड़ा बड़ी, अब मैं क्वेश्चन की टेक्निक सिखाने वाला हूं। एक क्वेश्चन को टैकल कैसे करोगे आप, हैंडल कैसे करोगे क्वेश्चन को। देखो बहुत सारे सवाल आप लोग देखते हो कि एक बड़ी बूंद है, देखते हो ना ऐसे ऐसे सवाल, एक बड़ी बूंद है, बिगर बूंद। ये क्या है? एक बिगर बूंद, बिगर ड्रॉप, बड़ी बूंद, बिग ड्रॉप, बड़ी बूंद है। अगर बड़ी बूंद है तो इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। अब कहा जाता है इस बड़ी बूंद को छोटी 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 बूंदों में, एन छोटी छोटी बूंदों में इसको तोड़ लिया जाता है। बड़ी बूंद को कितनी बूंदों में? छोटी छोटी एन बूंदों में, ऐसे करके। ऐसे बहुत सारे सवाल देखे होंगे, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद, 6, 7, 8, 9, ऐसे करके करके एन ड्रॉप्स, एन बूंदों में इसको तोड़ लिया जाता है। बोलो हाँ के ना। एन बूंदों में पूछता है सवाल,
पूछता है सवाल, वर्क बताइए कितना होगा, डेल्टा यू कितना होगा। समझाता हूं। अगर मान लो इसकी जो रेडियस है, जो छोटी बूंद है, इसकी रेडियस स्मॉल आर मानना। स्मॉल आर क्या है? रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, छोटी बूंदों की त्रिज्या। छोटी बूंदों की त्रिज्या। ठीक है, एक बात समझ। अगर मुझे ये बता कि जो बड़ी बूंद है और तेरी जो छोटी बूंद है, ये जो बड़ी बूंद है और इसकी मैंने जो एन छोटी छोटी बूंद बनाई है, इसका वॉल्यूम मान लेता हूं मैं V1 इसका, और इन सभी बूंदों का वॉल्यूम मान लेता हूं V2। यहां देखो, इधर देखो, वॉल्यूम मान लेता हूं V1, यानी ऐसे देखो, V ऑफ बिग, बिग ड्रॉप, और ये मान लेता हूं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। अब ठीक है, बोलो, क्लियर? अब आप एक बताओ कि बड़ी बूंद का जो वॉल्यूम है और छोटी बूंद का जो वॉल्यूम है बराबर होगा ना भाई, हम तो बड़ी बूंद में से ही बनाया है ना। मान लो तुमने कटोरा ले लिया पानी का, उसमें से उसको छोटी छोटी बूंदों में डिवाइड कर दिया, 100 बूंद, 20 बूंद, है तो वही ना, उसी में से बनाई ना समूह, तो वॉल्यूम तो बराबर ही आएगा ना। अच्छा, अब ये क्या हुआ, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा बताइए, इसका वॉल्यूम क्या होगा बोलेगा, 4/3 πr3, 4/3 πr3। एक इस बूंद का, एक का कितना होगा, 4/3 πr स्मॉल, और एन बूंदे हैं तो एन का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप खुद देखिए यहां से कि 4/3 से 4/3 खत्म, बचा क्या, R³ बराबर एन R³। बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आप क्या देखेंगे, यहां से R बराबर n⁻⁴ इंटू स्मॉल आर, ये निकल के आ गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटे, अब तुम्हारे सामने एक रिलेशन निकल के आ गया स्मॉल आर और कैपिटल आर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैपिटल आर बराबर, कैपिटल आर दिमाग में रखना है, जो बड़ी बूंद थी उसकी रेडियस मानते हैं, स्मॉल आर जो छोटी बूंद थी उसकी रेडियस मानते हैं, और आपस में रिलेशन आ गया R बराबर n⁻³ इंटू आर। अब आपसे अगर पूछे सवाल कि बताइए कि वर्क कितना किया होगा ऐसा करने में, बड़ी बड़ी बूंद से छोटी छोटी एन बूंद बनाने में, बताइए कितना वर्क किया होगा। तो जो वर्क किया होगा ना, पता है वो कितना होगा, डेल्टा यू के बराबर। और डेल्टा यू पता है क्या है, T इंटू डेल्टा ए के बराबर। और डेल्टा ई जानते हो क्या है, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। और आप जानते हो ए फाइनल क्या है, एरिया कैसे निकालोगे, सर्कल का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया क्या है बताओ जल्दी, क्या है, 4πr²। बोलो जल्दी से, क्यों भाई, कितना है, 4πr²। 4π फाइनल है तो स्मॉल, माइनस 4π कैपिटल R²। अब आप देखिए, अब यहां से, अब जिस फॉर्म में आपको ऑप्शन में दे रखा है, अगर यहां से R की जगह वैल्यू पुट करनी है, जिसकी वैल्यू यहां से रखनी है, स्मॉल आर की जगह स्मॉल आर है, कैपिटल आर, जो ऑप्शन में दे रखा है जिसमें, आप यहां से उसको इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो स्मॉल आर की वैल्यू रखनी है आपको, तो R/n⁻⁴ जैसे भी करना है आपको। असली जो सिस्टम था वो मैं आपको समझा चुका हूं। ये असली कहानी है, इस तरीके से सवाल को टैकल किया जाता है, सवाल को सॉल्व किया जाता है। बोलो मेरे भाई, क्या आप मेरी बात समझे? हाँ, आगे करना चाहो तो आगे कर सकते हो, 4t कॉमन ले लो,
4πt। और आगे सॉल्व करना चाहो तो और भी कर सकते हो, r अपॉन n की पावर r n का 2/3 माइनस आर स्क्वायर। और करना चाहो 4πt r स्क्वायर 1/n⁻²/3। ऐसे क्वेश्चन आपको दे रखे होते हैं सीधे किताब में रटने के लिए, आपको रटना नहीं है बेटा, सीखना है। सीधा कैलकुलेशन है यार। अगर आप ये दिमाग में रख लेते हो ना 4πt r², n की जगह वैल्यू पुट करनी है बस, कितनी बूंद है। अब इसी सवाल को मैं बना दूं मैं, मान लो एक बड़ी बूंद में से 10 मान लो 9 बूंद बना दी जाती हैं, कितना वर्क किया होगा, n की जगह 10 पुट 9 करना है बस, सॉल्व। बोलो हाँ के ना, कंसेप्ट समझे। अगर तुम लोग ये रिलेशन भी याद रख लोगे ना, किताबों में दे रखा होता है, अगर तुम्हें रिलेशन भी याद रख लोगे ना मेरे दोस्त, रिलेशन 4πr² t ब्रैकेट 1/n⁻²/3 -1, तो सवाल बोलेगा आपसे कि बताइए एक बड़ी बूंद से 20 बूंद बना दी, 27 बूंद बना दी, तो वर्क कितना किया होगा, n की जगह 27 रख दो, सॉल्व हो गया। मैं छोटा थोड़ी ना लिख रहा है यार, आप बार बार बोल रहे हो, मैं काफी बड़ा लिख रहा हूँ, पूरा बोर्ड यूज कर रहा हूँ। छोटा बता रहे हो, पता नहीं क्यों तुम लोग। तुम उसको मोबाइल को ऐसे मत पकड़ो, मोबाइल को ऐसे पकड़ो हॉरिजॉन्टल। कितनी बार बताऊं ये बात, बताओ मेरे भाई। अब इस पर सवाल लगाना आप लोग, बोलो हाँ के ना। अब सवाल लगा लोगे ना इस पे, सवाल दूं एक, चलो एक सवाल दे देता हूं। एयरफोर्स का पूछा गया सवाल, प्रीवियस ईयर सवाल है, करो सवाल। एक बड़ी बूंद है, ये बिग बूंद है। बिग ड्रॉप। अब इस बड़ी बूंद की हमने छोटी छोटी बूंद बना ली है, कितनी, 10। कितनी बना ली है, एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 10। ऐसे करके, ऐसे करके। दो, चार, छः, आठ, 10, कित एन बराबर 10 बूंद, ये 10 ड्रॉप, 10 स्मॉल ड्रॉप। अब आपको करना क्या है, आपसे मैं वर्क पूछूंगा, बताइए कितना वर्क करोगे आप। 10 नहीं सर, सॉरी 27, बात बनेगी नहीं ना फिर। 27 स्मॉल ड्रॉप। बोलो ठीक है, बोलो हाँ के ना। वर्क बताओ, ऑप्शन दे दूं, सॉल्व कर दो, तो वर्क देख लो सीधा सीधा। अब दिमाग अब तो सही है ना, यही तो था। 27 की पावर 2/3, ये क्या बनेगा, 3 का क्यूब, खत्म। 3 का क्यूब बन जाएगा ना ये, खत्म। 3 का स्क्वायर बन गया, 1/9 - 1, ये आया ये, कितना बन जाएगा, सॉल्व कर सकते हो आप। पूरा सेम कहानी है, सेम, कुछ और नहीं, तो समझ रहे हो ना मेरी बातें। बोलो हाँ के ना। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे मेरी बात, कर लोगे। अब ऑप्शन में ये देखना है कि ऑप्शन में शायद आपके सामने ये दे रखा हो 4πr²t, जो भी आया यहाँ, या 4π स्मॉल r²t। तो स्मॉल r दे रखा है तो कैपिटल R की जगह पुट करना है फिर, इस चीज का विशेष कर ध्यान रखना। समझ गया कि नहीं समझे, बताओ। वो अब डिपेंड पे सिचुएशन करेगी आपकी।
बोलो भाई, हाँ या ना? चलें? बोलो हाँ के ना, कर लोगे? सॉल्व करोगे आंसर मिलेगा, है ना? चलो आगे देखते हैं, थोड़ी सी और चीज देखते हैं। ये देखो, ये क्या है, और ये बताओ ये क्या है? देख रहे हो आप? ये क्या है? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली, ये पानी की बूंद है, ये वाली पहली, ये वाटर ड्रॉप, पानी की बूंद। ये साबुन का बुलबुला है, सोप बबल। सोप बबल, समझ गए? स्फेयर होता है ना राजे से, कोई, क्या नाम है इसका? बलराम ने देखो आंसर एकदम सही दिया है, 8 पाई r² कुछ करके, 1.9 - 1 हो गया था, 8 पाई r² हो गया। सोप बबल। अब होता क्या है ना, सोप बबल की दो लेयर होती हैं, देखो, एक ये वाली, एक ये वाली, साबुन के अंदर दो लेयर होती हैं, दो लेयर। साबुन के अंदर क्या होती है पता है? दो लेयर है। एक तो बाहर वाली आउटर लेयर, बाहर की लेयर होती है साबुन में, और एक होती है अंदर की लेयर, इनर लेयर। लेकिन इसका मतलब इसमें टोटल लेयर कितनी हो जाती है साबुन में? दो, टोटल 2 लेयर। और पानी के अंदर क्या होती है? 1 लेयर। अगर मैं आपसे प्रेशर पूछूं, बताइए क्या है, तो बेटा यहां पर जो प्रेशर इस बाहर से इस पर प्रेशर लगता है एक्सटर्नल, अंदर से प्रेशर लगता है इंटरनल, जैसे बोल रहे हैं इंटरनल। तो जो प्रेशर होता है ना बेटा, यहां जो प्रेशर रहता है वो 2T/R होता है। जो बेटा यहां यानी साबुन के बुलबुले में जो प्रेशर रहता है ना, वो 2T/R रहता है ना? 2T/R। प्रेशर बोल दो तो डेल्टा पी। सर कौन सा वाला प्रेशर ज्यादा रहता है? बेटा अंदर वाला प्रेशर ज्यादा रहता है बाहर वाले प्रेशर से। इंटरनल प्रेशर ज्यादा रहता है बाहर वाले प्रेशर से। जैसे इंटरनल प्रेशर ज्यादा रहता है बाहर वाले प्रेशर से। इसलिए जब डेल्टा पी निकाला जाता है, पता है कैसे? पी इंटरनल ज्यादा में से बाहर वाला, डेल्टा पी ऐसे निकाला जाता है, ऐसे, पी इंटरनल माइनस पी एक्सटर्नल, तो ये डेल्टा पी होता है। लेकिन याद रखना है पानी के बुलबुले के लिए है, पानी की बूंद के लिए। लेकिन यहां की अगर मैं आपसे चर्चाएं करूं, इसके लिए जो डेल्टा पी है वो है बेटा, डेल्टा पी है, क्योंकि 2T/R, क्योंकि लेयर कितनी है? दो, तो दो का मल्टीप्लाई कर दो, 4T/R। तो डेल्टा पी जो है बेटा, ये है आपका 4T/R। किसके लिए होता है? पानी के, साबुन के बुलबुले के लिए। और इस पर कई बार क्वेश्चंस बने हैं। डेल्टा पी क्या है सर? बेटा इसे एक्सिस प्रेशर कहा जाता है। एक्सिस, एक्सिस ऐसे निकाला जाता है, अंदर वाले में से बाहर का माइनस कर दो, अधिक, अधिक दाब, यानी एक्सिस प्रेशर, एक्सिस, EXCSS, अधिक दाब। ये ध्यान रखना, आंखलेस, वही सेम सब्स्टिट्यूट करना है।
ये फॉर्मूले हैं, इनसे डायरेक्ट आर इसकी रेडियस है बेटा। उम्मीद करता हूं आप ये फॉर्मूले समझ पाए। कई बार तो एग्जाम में फॉर्मूले पूछ लेता है। बताइए सो बबल के लिए एक्सिस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, या वाटर के लिए सर इसका फॉर्मूला क्या होगा। लिख देता हूं, लोग कंफ्यूज मत रहो। टी तो टेंशन ही है, वही सरफेस। आर रेडियस है। दोनों केस में एक्सिस माने होता है बेटा अधिक्य दाब, अधिक अधिक आधिक्य। एक्सिस निकाला जाता है ज्यादा में से कम को माइनस कर दो। इंटरनल अंदर से ज्यादा प्रेशर लगता है ना, अंदर से लगता ज्यादा है। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक। कुछ नहीं करना है आपको, ये वाला ये मानना है आपको, ये रेडियस आपके लिए ये है। ये। अब चाहते हैं तो मैं हटा देता हूं ये। अब ठीक, ठीक है बेटा। कृष्णा एन की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। 1/n⁻²/3, एन की जगह 27 रखा था। एक ही लेयर से निखिल, बोलो। अब आगे बढ़ूं, बताओ। आगे बढ़ूंगा, ये बताओ जल्दी से, 1 मिनट का टाइम देना बेटा। अब सुनो, ये हो गया। देखो इसमें डाउट कुछ नहीं, देखो ये रहा ना, आर निकाली तो थी n⁻1/3। ये था तो सही यार, सब कुछ बताया हूं देखो, फिर भी कह रहा है कि n⁻2/3। पूरा एक रिलेशन दे दिया तुझे, कंसेप्ट ही दे दिया, फिर भी कंफ्यूज हो रहा है। क्यों भाई।
बेटा 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट।
चलो फिर चलो। ठीक। चलो बेटा, ये यहाँ तक कवर, कोई प्रॉब्लम? बाकी का मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये हम लास्ट टॉपिक बचा है मेरा इसमें, है ना? इसमें सरफेस टेंशन में लास्ट टॉपिक बचा है। ठीक है, मैं क्लास के बाद बताऊंगा, क्लास वाईटी क्लास है ना, अभी बताऊंगा। तो अब एक सवाल है बड़ा प्यारा है, एयरफोर्स का पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से बेटा सुनना, सवाल क्या है ध्यान से सुनना। और ये सवाल एक बार नहीं कई बार एग्जाम ने पूछे हैं, चाहे वो एयरफोर्स का पेपर हो, नेवी, आईसीजी, कई बार सवाल पूछे हैं। सवाल क्या पूछा है मैं आपको बता देता हूं। आपने कैपिलरी ट्यूब पढ़ा होगा, मैं इस टॉपिक की थोड़ी इंपोर्टेंस आपको बता रहा हूं और ध्यान से सुनना। इंपोर्टेंस आपको मैं बता रहा हूं। आपने कैपिलरी ट्यूब पढ़ा होगा, केस कट। तो कैपिलरी की हाइट के ऊपर एयरफोर्स ने लगातार कई साल क्वेश्चन पूछा है। अब कैपिलरी ट्यूब क्या होता है वो बताऊंगा अभी, मतलब टॉपिक जब समझाऊंगा तब। ठीक है, समझ गए? तो कैपिलरी ट्यूब पर हाइट के लिए क्वेश्चन बनता है, और कॉन्टेक्ट एंगल, स्पर्श कोण के ऊपर भी एयरफोर्स ने क्वेश्चन पूछा है। जैसे पूछता है कि बताइए अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो तो कौन सी मेनिस्कस होगी। कौन सा मेनिस्कस को हिंदी में चंद्रतल कहा जाता है। मेनिस्कस को चंद्रतल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको कराने वाला हूं, कॉन्टेक्ट एंगल या फिर कैपिलरी ट्यूब, ये दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, चलो ये तो ये हो गया, बाकी का इसमें क्वेश्चंस हैं। और इसी पीडीएफ है मेरे पास, ये पीडीएफ भी मैं आपको अभी क्लास खत्म होने के बाद क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा। ठीक है, अभी आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में, डीपीपी की फॉर्मेट में, सॉरी डीपीपी आपको मिल जाएगी सरफेस टेंशन की अभी। क्या? कैपलरी, देखो कैपलरी का मतलब क्या होता है, केस का तो इसको हिंदी में कहते हैं। आपने देखा, वो देखा है दिया, दिया देखा, दिया, दिया के अंदर वो दिया जो जलता है, पहले गांव में लाइट नहीं थी तो क्या होता था? तो वो जो कैपलरी थी ना, वो जो जो तेल, वो जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, दिए के अंदर जो बाती होती है, हाँ बत्ती। तो बत्ती में क्या है ना कि वो तेल चढ़ता है ऊपर की तरफ, वो कैपलरी बोला जाता है उसको। धरती हमारी कैपलरी की तरह काम करती, धरती में पानी डाल दो आप, ये कैपलरी की तरह काम करती है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो कैपलरी का मतलब जैसे ऐसे है, देखो ये कंटेनर है। देखो बेटा, देखो ये मानो कोई कंटेनर है, वही है ना, और इसमें मान लो पानी भर दिया मैंने, ये कहाँ पानी, देखो ये रहा। और देखो कैपलरी ये रही, देखो ऐसे करके, देखो ये कैपलरी है। तो अब क्या, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधे ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। अगर आप ध्यान से देखोगे, इस कैपलरी की जो रेडियस है वो ये मान लेता हूं, दिस इज रेडियस आर। कैपलरी की रेडियस ज्यादा होगी क्या? नहीं, सही है, आर। अब इस पानी की जो डेंसिटी होगी, कुछ मान लेता हूं रो, पानी की डेंसिटी, रो कहते हैं, यानी डेंसिटी का मतलब घनत्व। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कितनी हाइट तक
ये कितनी हाइट तक इसमें पानी चढ़ेगा, कितनी हाइट तक, वो पूछूं तो पता कैसे निकालोगे? 2t, टी मतलब सरफेस टेंशन, कॉस थीटा अपॉन रो आर जी। थीटा पर भी ध्यान मत देना। तो 2 पता है आपको, टी पता है आपको, रो आपको पता है, आर आपको पता है, जी आपको पता है। ये है हाइट इन कैपिलरी ट्यूब। पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर, तो हाइट इन कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। अभी जो थीटा है ना बेटा, इसे ही कहते हैं कांटेक्ट एंगल। अब इसी के बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चाएं करूंगा फिर पूरी। इसे कहा जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट या कांटेक्ट एंगल, स्पर्श कोण, कांटेक्ट एंगल, स्पर्श कोण या एंगल ऑफ कांटेक्ट, बात एक ही है। कांटेक्ट एंगल बोल दो, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक ही चीज होती है। तो थीटा के बारे में अब चर्चाएं करूंगा, लेकिन इसलिए मैं पहले हाइट ऑफ कैपिलरी पर थोड़ी सी चर्चाएं कर दूंगा आपसे। अब इसके बाद फिर मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ये होता क्या है, कब 90 से बड़ा छोटा बराबर होगा, उस पर चर्चाएं करेंगे। फिलहाल के लिए भी इतना इतना सोचो कि किसी भी ट्यूब के अंदर, किसी भी कैपिलरी के अंदर कितनी हाइट तक पानी जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा बाई रो आर जी। रो आपको पता है, आर आपको पता है, जी आपको पता है, थीटा कॉन्टेक्ट एंगल है, इसको भी सिखाऊंगा। ठीक है, कि तुम कह रहे हो कि छोटा लिख रहा हूं, काफी बड़ा तो यार ये, समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे पूजा करते हो, पूजा तो घी, घी से कैसे जलता है वो ये बताओ, रुई घी से कैसे जलती है? आप रुई की जो बत्ती आती है, पूजा करते हो भगवान जी की, उसको रख देते हो। अ, वो कैसे जलती है? घी उसमें ऊपर कैसे जाता है? कैपिलरी के अंदर घी ऊपर जाता है, कितनी हाइट तक जा रहा है ऐसे निकालेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी चर्चाएं करते हैं। एक बात बताओ, मुझे बात बताओ, अगर ये थीटा, अभी कॉन्टेक्ट एंगल नहीं पढ़ा है, बस थोड़ा एक जानकारी दे रहा हूं, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, है ना। अगर थीटा, अगर आपको छोटा लग रहा है तो बताना, अगर थीटा 90 से बड़ा होगा, तो अगर थीटा ये 90 से बड़ा होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू बताना, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, ये बताओ पहले, ये बताओ जल्दी से। कॉस थीटा की वैल्यू 90 से पॉजिटिव के नेगेटिव? तो नेगेटिव होगी ना, तो थीटा 90 से बड़ा होगा तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? नेगेटिव होगी। अगर कॉस्ट, अगर ये थीटा 90 से छोटा होगा, अब बताओ ये कॉस थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव होगा कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा ये बताओ पहले, दोनों बात है। अब देखो होता क्या है, कि अब आप एक बताओ, पानी की जो डेंसिटी है बेटा, ये तो फिक्स रहेगी, इसको तो आप नहीं बदल सकते। आप जी को फिक्स रखोगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको नहीं बदल सकते, इसको नहीं बदल सकते, इसको नहीं बदल सकते, इसको नहीं बदल सकते, सोचो आप, और इसको आप नहीं बदल सकते। बेसिकली इसका मतलब एच किस पर डिपेंड कर रहा है? आर पर। बहुत खास बात, बहुत खास बात, बहुत खास बात। यानी एच जो है बेटा वो आर पर डिपेंड करेगा, मतलब यहां से आप देख सकते हैं कि एच आर पर डिपेंड करेगा। रेडियस बढ़ा दोगे तो हाइट कम होगी, रेडियस बढ़ा दो, देखो इसको चौड़ा दो, समझो, दिमाग लगाओ दिमाग। हाँ, रेडियस बढ़ा दो मतलब चौड़ा कर दो ऐसे, रेडियस बढ़ गई, रेडियस बढ़ गई तो बताइए हाइट कम जाएगा ना। बताओ। और अगर थीटा 90 से बड़ा होगा, अगर थीटा 90 से बड़ा होगा तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, कि हाइट नीचे की तरफ, मतलब वाटर नीचे की तरफ जाएगा। और अगर थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है, थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा पॉजिटिव है, तो हाइट ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फॉल अप। समझे कि नहीं समझे बताओ? हाँ बेटा, आर इज द रेडियस ऑफ दिस ट्यूब, वही तो, आर इज द रेडियस ऑफ दिस ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है। आर क्या रेडियस ऑफ ट्यूब है, लिख देता हूं, रेडियस ऑफ ट्यूब।
ट्यूब की रेडियाई है बेटा, ट्यूब की रेडियाई। अब इसी कंडीशन को समझ लो आप, इस पर मैं बता रहा था अभी आपसे, ये वाला केस। अगर ये देखो, अगर ये थीटा 90 से बड़ा है तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी, और छोटा है तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसका मतलब समझ रहे हो? यानी अगर ये पूरा 90 से बड़ा है, देखो यहां देखो केस, इफ इफ चलो, इफ थीटा 90 से बड़ा होगा, अगर थीटा 90 से बड़ा होगा इसका मतलब हमें पता लग गया कॉस थीटा नेगेटिव, देखते जाओ। तो हाइट नेगेटिव, और हाइट नेगेटिव का समझ रहे हो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि लिक्विड गिरेगा, नीचे की तरफ फॉल होगा। ईयर फोर्स 2018 का सवाल। हाइट नेगेटिव होने का मतलब है कि लिक्विड फॉल, लिक्विड नीचे की तरफ गिरेगा, द्रव गिरेगा, मतलब ऊपर की तरफ राइज नहीं होगा, मतलब चढ़ेगा नहीं ऊपर की तरफ, राइज नहीं होगा, राइज अप नहीं होगा। फॉल, फॉल का मतलब नीचे गिरना, द्रव नीचे गिरेगा। बोलो मेरे भाई। और अब यही कहानी, थीटा छोटा 90 से, कॉस पॉजिटिव, एच पॉजिटिव, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा, लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? कि लिक्विड राइज अप, राइज अप ऊपर जाएगा, द्रव ऊपर की ओर जाएगा, राइज अप। जी क्या है सर? अरे बेटा पूरा फिजिक्स पढ़ा दिया, सिंकू पूछ रहा है जी क्या है ना? पूछ रहा है सीता जी को रावण जी ले गए, कह रहा है कौन चुरा ले गए हैं? अरे मेरे भाई जी गुरुत्व त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्व त्वरण। अरे भाई मान गया तुझे, मैं मान गया भाई, बहुत बढ़िया। जी नहीं लगेगा ऊपर से नीचे? तूने तो सारी लिमिट ही खत्म कर दी भाई, अब क्या ही कहूँ मैं। मतलब पढ़ाने का कोई मतलब रहा इतना, इतने दिन से चैप्टर वैप्टर खत्म है इसका मतलब तेरे? पता, ये तो वो बच्चे पूछते हैं जिन्हें बैच स्टार्ट होता है ना, कुछ आता जाता नहीं। अब तू पूछ रहा है कि जी क्या है, इसलिए मैं खुद से नहीं लिखा था, मैंने कि जी तो पता होगा, अब टी मत पूछ ले लगना भाई मेरे तू, मैं लिख देता हूँ। सरफेस टेंशन, कोई भरोसा नहीं तुम्हारा, पृष्ठ तनाव, सब लिख दिया, अब खुश है? बताओ, बताओ कोई दिक्कत, कैसी भी समस्या कैपिलरी के केस में, हाइट के केस में? हाइट का फॉर्मूला आपके पास है। अब इस पर डायरेक्ट सवाल बनते बताता हूं, पहले आप ये बताइए इस कंसेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है देन आप मुझे बताइए, फिर बेटा आगे बढ़ा जाइए। बोलो जल्दी से, फास्ट। अब आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी कांटेक्ट एंगल के बारे में चर्चाएं करूंगा। बताओ मेरे भाई जल्दी से, फास्ट। चलें, चलो आगे बढ़े। चलो अब बेटा आते हैं किस पर? एंगल ऑफ कांटेक्ट की कहानी पर। चलो, इसका लास्ट टॉपिक है और इसको ध्यान से देखते जाना। एंगल ऑफ कांटेक्ट,
या वही कॉन्टेक्ट एंगल एक ही बात है, कॉन्टेक्ट एंगल देखो वो एक ही बात है, स्पर्श कोण। थीटा। क्या होता है? पहली बात, स्पर्श कोण है क्या, सबसे बड़ा सवाल ये है। कोई बात नहीं, सब समझ में आएगा। रुको ना एक मिनट। एक लड़का मुझसे बोलता है आज, एनडीए का था क्या, कहता है कि सर आप बीमार होने से ना आपकी बुद्धि खराब हो गई है। मैंने कहा भाई कैसे? फिर अब ज्यादा पढ़ा रहे हैं। चलो, हाँ रिलेशन बताया तो था कृष्णा एच और आर में। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, देख 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 देख, कहाँ मुझे लग रहा है पूरा ध्यान तुम्हारा क्लास में नहीं था। तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है, इधर ध्यान दो। चलो, अब समझते हैं। तो पानी भर देते हैं ना। चल बेटा पानी भर दे इसमें। कैपिलरी डाल दो इसमें। थोड़ा चौड़ा बनाऊंगा जिससे कि आप समझ पाए ना चीजों को। टेढ़ी तो नहीं है, मुझे लग रहा है टेढ़ी है ना दोनों। चलो देख, ये तेरे सामने ये ट्यूब है, और देख बेटा ये तेरी कैपिलरी है। कैपिलरी, कैपिलरी, कैपिलरी ट्यूब, केशकत्व, नलिका। या केस नलिका, केस नलिका बोल दो। चलो, केस नलिका। अब मुझे पहले आपको ये बताना है कि प्यारे बच्चों, पहले मुझे आपको ये बताना है कि ये कॉन्टेक्ट एंगल होता क्या है कंटेंट में। सबसे पहले हमें ये समझना है, दिलकुश कह रहा है कि सर लॉन्ग क्लास प्लीज। कह रहा है कि सर लॉन्ग क्लास लीजिए। दिलकुश बता, मैं लॉन्ग क्लास कब नहीं लेता, पहले तू यही बता। ठीक है, पक्का पक्का रवि, डन डन, मैं बुलाऊंगा है ना। अभी ये बताओ पहले कि किस दिन लॉन्ग क्लास नहीं लेता? जब से तबीयत खराब हुई है तब से तुमने हल्ला मचा दिया, 3-4 दिन नहीं लिया तो जीने नहीं दिया तुम लोगों ने, हैं? इसलिए तो कहते हैं कि कोई तुम्हारे दुख में साथ नहीं देता। सब लोगों को तुम्हारे चमकते हुए चेहरे चाहिए, अब खुद से देख लो। बेटा एनडी का रिजल्ट अभी नहीं आएगा, मतलब आने वाला है, सॉरी। एनडी का रिजल्ट अभी आने वाला है। चलो, लूंगा 20 घंटे की महामैराथन भी लूंगा, परेशान मत हो। तू देखना, बस 2-3 दिन की बात और है, उसके बाद तू देख क्या होगा, तू खुद ही दुखी हो जाएगा, खून डालेगा मुंह से कि सर इतनी क्लास मत लो, सर मत लो। ठीक है, कहेगा कि सर इतनी क्लास मत लो। चलो,
है क्या थीटा? लिक्विड देख रहे हैं आप, ये लिक्विड जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। थीटा का मतलब जान रहे हैं क्या है? मैं बताता हूं, पहले लिख देता हूं फिर आप समझ पाएंगे। पहले मैं इसको बेटा इसका लिख देता हूं, इसका मतलब क्या है ना। चलो, एंगल बिटवीन, टेंजेंट माने होता है बेटा स्पर्श रेखा, टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस, आईडी, टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस टू ग्लास सरफेस, कांच की सतह। पहले समझो ये क्या चीज है मैंने जो लिखी है। टेंजेंट का मतलब बेटा हिंदी में होता है स्पर्श रेखा, यानी ग्लास, एंगल टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस। अच्छा, लिक्विड माने द्रव, सरफेस माने सतह है, ये तो जानते ही हैं आप लोग, ठीक है। और ग्लास माने कांच। ठीक है, तो लिक्विड सरफेस और ग्लास सरफेस के बीच का जो एंगल होता है उसे कांटेक्ट एंगल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर ध्यान से देखो, जैसे देखो बेटा, ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं, बहुत खास बात, बहुत खास बात। सर ये ग्लास की सरफेस कौन सी है, और सर ये लिक्विड की सरफेस कौन सी है जो आप बार बार बता रहे हैं, लिक्विड सरफेस। ये देखो पानी की सरफेस, देखो ये वाली, ये पानी की सरफेस है। मान लेते हैं ये पानी की सरफेस है ऊपर वाली, ठीक है, ये, ठीक है। अब देखो लिक्विड का मतलब जान रहे हो, ये वाली सरफेस है। थोड़ा मैं समझाता हूँ थोड़ा। ये तो हो गया आपका कैपलरी, ये, और लिक्विड ये। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, कैपलरी, देखो कैपलरी तो ये रही, ये रही, देखो दोबारा देखना, ये रही कैपलरी, से कांच बोल रहे हैं, ग्लास, और ये रहा लिक्विड, ये रहा लिक्विड का टेंजेंट। भाई देखो टेंजेंट कैसे बनाते हैं, पहले समझो कंसेप्ट को। आपको यहाँ पर ये लिक्विड है, तो लिक्विड की सरफेस से टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो कैसे ड्रॉ करोगे? आप टेंजेंट को कुछ ऐसे ड्रॉ करोगे ना, ऐसे करके, ऐसे, ये ऐसे टेंजेंट होगा सर, ये अब टेंजेंट होगा। और ये रहा आपका कांच, कांच से टेंजेंट ये रहा। अब समझ में आई बात? और अब देखो इनके बीच में जो एंगल है ये ये एंगल आपका थीटा होगा, इसे कांटेक्ट एंगल कह रहे हैं, कोई दिक्कत? और यही कांटेक्ट एंगल कहलाता है। और ये आप एंगल आप देख रहे होंगे, देखो ये 90 डिग्री से ज्यादा है, ये जो एंगल है ना 90 डिग्री से ज्यादा है। और जब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है ना, तो बताया आपको एक कौन सी, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली चीज, ये क्या है? इसे मेनिस्कस कहा जाता है, या ऐसे बने या ऐसे बने। अब आप बताइए, कनकेव जैसी दिखाई दे रही है उत्तल के अवतल, ये बताइए, ये मेनिस्कस, चंद्रतल, इसे कहते हैं मेनिस्कस, ये मेनिस्कस, चंद्रतल। मुझे बताइए कनकेव जैसी आपको दिखाई दे रही है कि कन्वेक्स जैसी उठी हुई है, बताइए, कनकेव की कन्वेक्स? तो आप कहेंगे सर कन्वेक्स, कन्वेक्स उत्तल। तो पहली बार जब एंगल 90 से बड़ा हो तब मेनिस्कस, तब मेनिस्कस बेटा कॉन्वेक्स बनती है। और कितनी बार एयरफोर्स ने इस सवाल को नहीं पूछा, कितनी बार? बोलो हाँ कि ना, क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई? और जब एंगल 90 से बड़ा है, इसको ऑब्ट्यूस एंगल भी बोलते हैं, अधिकतम कोण, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल, अधिकतम कोण, अधिकतम। बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम इस वाले केस में? पहली बात और बताने वाला हूं, बोलो भाई हाँ या ना, जल्दी से फास्ट बेटा बोलो, कोई दिक्कत? पहले इस फिगर में एक फिगर और बनाता हूं अभी, वो और देखना।
देख, देख, समझ गया ना मेरी बात? हाँ, वही समझाना था बस मुझे। तुम समझ जाया करो, समझदार बच्चे हो। देखो, अब देखो, ये कैपलर यानी ग्लास कांच की होती है, ये वाली से टेंजेंट ये, ठीक है। और अब देखना, अगर ये कहानी बन रही हो, ये वाली, ये ऐसा, रुको एक मिनट। ठीक है, देखो ये, और देखो यहां से टेंजेंट डाल दो लिक्विड से। अब आप ये वाला एंगल देखो, ये थीटा। अब आप देखो ग्लास की सरफेस से एंगल टेंजेंट, और लिक्विड की सरफेस से एंगल। अब यही क्या कहलाएगा? कांटेक्ट एंगल। और थीटा 90 से बड़ा है कि छोटा है? 90 से छोटा है। अब इसलिए जो मेनिस्कस आप देख रहे हो, पता है ये कैसी है? चंद्रतल कैसा? कनकेव, उत्तल ऐसे, कनकेव, कनकेव मेनिस्कस, अवतल, मेनिस मेनिस्कस, मेनिस्कस, अवतल। मेनिस्कस माने चंद्रतल, अवतल चंद्रतल। बताओ मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। और बेटा जब एंगल 90 से छोटा होता है ना, को एक्यूट, न्यूनतम कोण कहा जाता है, एक्यूट एंगल। कोण, बताओ। ये बड़े काम की चीज है। बोलो मेरे भाई। बोलो क्लियर। ठीक है, अब एक बताओ, इसमें यानी फिगर नंबर सेकंड है, इसमें जो नली है, ये ट्यूब जो है, गीली हो जाएगी। और पहला फिगर ये है, दूसरा बताओ किस में गीली हो जाएगी? किस में? देखो ऐसे बन रहा है ऊपर तक, इसमें गीली हो जाएगी इसमें। और इसमें देखो कैसे बन रहा है, एस कहाँ गया, ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे, ये गीली नहीं होगी। तो ये बेटा ट्यूब नॉट वेट। इस केस में क्या है ना कि ट्यूब गीली नहीं होगी। ट्यूब नॉट वेट, वेट माने बेटा गीला, डज नॉट वेट, वेट, गीला। ठीक है, इस केस में गीला हो जाएगी, ट्यूब डज, ट्यूब वेट। क्लियर? बोलो बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या? गॉट इट और नॉट? अब आप देख लो, आपको मैं चीजें बता रहा हूँ अब बहुत अच्छे तरीके से, अब बेहतरीन तरीके से नोट डाल के चीज बता रहा हूँ, जिससे कि एक साथ कंपाइल करके समझा देता हूँ, उसको देख लेना। देखो, पहला केस, थीटा 90 से बड़ा, मेनिस्कस कॉन्वेक्स, चंद्रतल, अब इसकी हिंदी नहीं लिखूंगा, लिख दिया हूं है ना, उत्तल चंद्रतल, उत्तल चंद्रतल लिख दूंगे,
उत्तल चंद्र तल, ठीक है। अच्छा, थीटा 90 से बड़ा, हाइट नेगेटिव। हाइट नेगेटिव का मतलब समझ रहा है क्या है? लिक्विड नीचे गिरेगा, चढ़ेगा नहीं, लिक्विड फॉल, द्रव गिरेगा। बोल हाँ के ना, बोल हाँ के ना, कोई दिक्कत? थीटा 90 से बड़ा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। उदाहरण दे दूं, एग्जांपल, मरकरी के 137 डिग्री एंगल होता है, खैर तुम्हारे लिए काम की चीज नहीं है। 90 डिग्री से बड़ा कॉन्वेक्स मेनिस्कस, हाइट नेगेटिव होगी, फॉल होगा, ठीक है। सेम कहानी। जब दूसरा, जब थीटा 90 से छोटा, कनकेव मेनिस्कस, अवतल, कनकेव मेनिस्कस, अवतल, चंद्रतल। सोचो। और हाइट पॉजिटिव, हाइट पॉजिटिव का मतलब क्या है बताओ? लिक्विड अप, राइज अप, ये। मैं एक बार देख लेता हूँ, कहीं कहीं गलत हुआ है तो मैं चेक कर लेता हूँ। निखिल एक मिनट रुको। राइज अप, एक मिनट, कुछ गलत लिख गया हूँ क्या? एक मिनट रुक जाओ, मुझे चेक करने दो। समझे नहीं? वो गीले होने वाला लॉजिक है ना, ये वाला, इसमें तो क्या होगा ना, वेट गीला होगा, टू गेट वेट, गीला होगा इसमें। इसमें ट्यूब डू नॉट वेट। उस वो मतलब क्या है कि लिक्विड अगर ऊपर तक है और एंगल ऐसे, तो नीचे गिरेगा, ये मतलब है उसका। वैसे मत सोचो जैसे तुम सोच रहे हो। ये देख लो, ये सारे के सारे केसेस बता दिए एक साथ लाइन से। समझा नहीं क्या लिख गया हूं मैं? एक मिनट रुको। तो ये लिख गया हूँ, अपोजिट लिख गया हूँ यार मैं। ये डज नॉट वेट होगा। उल्टा लिख गया हूँ, इसको सही कर लो। उल्टा लिख गया हूँ, ये वेट होगा, इसको उल्टा कर लो, सही कर लो, सही कर लो इसको। उल्टा लिख गया हूँ मैं उल्टा लिख गया हूँ, ये डज नॉट वेट। कोई बात नहीं, गलत उल्टा लिख गया हूँ। ठीक 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 ठीक। ऊपर वाला डू नॉट वेट गलत लिख गया हूँ मैं, समझ गया। हम्म, हाँ लिख गया, वो गलत लिख गया हूँ। ओके क्लियर। अब देखो ये ना, ये पूरा खत्म हो जाता है आपका। मैं क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट। डीपी भेज रहा हूँ, एक मिनट रुकना, एक मिनट। एक मिनट बेटा। क्वेश्चन है देखो, करा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल। इस जो मैं आपको डीपी भी दे रहा हूँ ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के सरफेस एनर्जी के। करा रहा हूँ, रुको एक मिनट रुको। मैं पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट देखो, इसमें पता है किस तरीके से क्वेश्चन डलवा दिए हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्वेश्चन एक साथ है, जैसे एक सवाल है कि बताइए, अ लिक्विड डज नॉट वेट द साइड ऑफ सॉलिड इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज। एक द्रव ठोस की सतह को गीला नहीं करता यदि स्पर्श कोण 0 है, 90 से बड़ा है, छोटा है 90, सब कुछ मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है। प्रेशर डिफरेंस के सवाल जो प्रेशर पढ़ाया, कैपलरी के अलग सवाल, जब दो कैपलरी ट्यूब को डिफरेंट डायमीटर डाला जाए तो बताइए लिक्विड चढ़ेगा कि ऊपर जाएगा कि नहीं।
विद आंसर की, मतलब एक बढ़िया लेवल पर बढ़िया तरीके से मैंने आंसर की। मतलब क्वेश्चन है करीब 60-70 62 के आसपास क्वेश्चन है, आंसर की भी, और बेहतरीन लेवल पर टॉपिक वाइज सरफेस टेंशन के क्वेश्चन, सरफेस एनर्जी के क्वेश्चन, और प्रेशर के क्वेश्चन जो पढ़ा रहा था, कैपिलरी के क्वेश्चन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के क्वेश्चन, बढ़िया लेवल पर डाले, बढ़िया लेवल पर बेटा। इसका एनडी का रिजल्ट आने वाला है, समझो आ जाना चाहिए था, हालांकि लेट हो रहा है एनडी की तरफ से। करण अगर हाँ तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है तो वाई नॉट। ठीक है, अभी भेजूंगा अभी क्लास के बाद। और मैसी क्लास होगी ना अब तो आपकी, इस क्लास का मैसी क्लास होने वाली है, 10 मिनट आप आराम कर सकते हैं। बाकी का आई एम ट्राई के, मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं बेटा यूट्यूब पे क्लास नहीं, मेरी शेड्यूल भी नहीं है, कर लूँगा, शेड्यूल नहीं है। कल से ज्योग्राफी क्लास और लगेगी आपकी, पर आपकी नहीं, अब तो एयरफोर्स वाले हो ना, तो आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ भाई मुझे पता है मैसी क्लास है, कोई दिक्कत। अभिषेक नहीं है, कौन कहता है? अंकित वही मैं करा रहा हूँ, ये अल्फा सीरीज वाले क्वेश्चन है। बोलते हैं किन के क्वेश्चन निखिल? किसके? निखिल किसकी बात कर रहा है? कल कल सर्कल खत्म हो जाएगा, कल सर्कल खत्म करा दूंगा। मंजीत मेहनत करो, यही बोलूंगा बेटा मैं। तो निखिल चक्कर में मत पड़ना, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। सुबह सॉलिड साउंड के बाद अब यार प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस की कमी चल रही है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते, बाकी कंसेप्ट तो बहुत बहुत सारा हो गया। अब साउंड को खत्म करा दूं, प्रैक्टिस करने दे, कल से ना प्रैक्टिस करते हैं। नहीं आशुतोष, यूट्यूब पर क्लास मेरी कल 8 बजे से है। ठीक है, ठीक। आह, ठीक है बेटा। हाँ बेटा सरफेस टेंशन खत्म हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट, पूरा एकदम कंप्लीट, पूरा कंप्लीट हो गया, फाइनल हो गया। अब बेटा मैं कल मिलूंगा, सफिशिएंट है भाई, सफिशिएंट है, सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। कल 8 बजे यूट्यूब पर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस की। परेशान मत हो, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी और परेशानी थी, प्लेलिस्ट्स भी मेरी बहुत कम है ना, बहुत कम, और चल रहा है। जब भी मैं दिखा रहा था आपको रिपोर्ट, अभी दर्द होता है, हो जाएगा सब सही, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन, मतलब 1-2 दिन में रिकवरी अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो सब। ऑल द बेस्ट, कल मिल लूंगा फिर आपसे 8 बजे से। ठीक है, चलो यार, ठीक है बेटा। और कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो बेटा ठीक है। हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ, टारगेट आई है, हाँ। चलो यार फिर ठीक है ना, मिलते हैं कल। बाकी ये चैप्टर खत्म हो गया आपका, सरफेस टेंशन पूरा, सर्कल स्टार्ट होगा। ठीक है, जय हिंद बेटा, पढ़ाई करते रहें और याद रखें सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ मेहनत मेहनत